वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मेरे साथ एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला हैं, जो इंडिया को कई साल तक, मोर देन 35 ईयर्स, वो रिप्रेजेंट करते रहे इन द डिप्लोमेटिक कोर, और कई मुल्कों में इंडिया के एम्बेसडर भी रह चुके हैं और इस शो पर कई बार आ चुके हैं। तो जो रेगुलरली देखते हैं कन्वर्सेशंस, उनके लिए ही इज़ नॉट अ न्यू फेस। सर, वेलकम वेरी मच टू कन्वर्सेशंस। नमस्कार। शुक्रिया सर। सर, तीन आपसे बात करके काफी दिन हो चुके हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं खासतौर से इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, चाइना और अमेरिका के ताल्लुक से। तो तीन बड़ी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। एक कि ट्रम्प ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव टूर किया है एशिया का, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट डे जब वो एपेक को छोड़ के चले गए शी जिनपिंग के हवाले कर। बट जापान की विजिट वाज क्वाइट क्रिटिकल, और कोलालमपुर में उन्होंने जो इवेंट्स किए, दे वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिए हैं फॉरेन पॉलिसी से। पिछले चार मेजर इवेंट्स उन्होंने मिस किए हैं। फॉर एग्जांपल, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग मिस की, उसके बाद G7 के बाद की मीटिंग में के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस बुलाया था, वहां नहीं गए। शार्म अल शेख नहीं गए, कोलालमपुर नहीं गए। तो क्या बिहार इतना इम्पोर्टेंट है कि फॉरेन पॉलिसी इज ऑन द बैक बर्नर? और जो तीसरी चीज हम उस पर बात करेंगे वो है शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की जो बुसान साउथ कोरिया में मीटिंग हुई। आई थिंक दैट इज ए गेम चेंजर। वर्ल्ड ऑर्डर पे लोग कह रहे हैं कि सडनली वी आर लुकिंग एट अ बाइपोलर सिस्टम, वो भी एक ऐसा बाइपोलर सिस्टम जहाँ पे दो पोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोऑपरेशन है। तो शुरू करते हैं सर, आप कैसा देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का ये एशिया का दौर? डोनाल्ड ट्रंप का एशिया का दौर तो जो उम्मीद थी उससे थोड़ा ज्यादा वियर्ड हो गया है। और ये जो मीटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जो आसियान की अभी मीटिंग हुई है वो डिप्लोमेटिक गैदरिंग नहीं है, पर ये 21st सेंचुरी में हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जो पूरा जियो पॉलिटिक्स रीडिफाइन करेगा। और आपने जैसे कहा कि आपेक की जो मीटिंग हुई गेन हुई पहले 2005 में भी कोरिया था। ये बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है और यूनेस्को की कहीं साइट है, सिला किंगडम की कैपिटल थी। वो आगे हम बात करेंगे, ट्रम्प की विजिट के साथ भी इसका थोड़ा बहुत ताल्लुक है, सिला किंगडम का। तो ये जो मीटिंग है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रम्प की टैरिफ वॉर की वजह से पूरी दुनिया में जो तहलका मचा हुआ है, तो इसमें 21 कंट्री इंपॉर्टेंट जो है उनकी इको दे कम टूगेदर। और यदि देखा जाए तो इसका टोटल ट्रेड 24.29 ट्रिलियन है। ये जो हम कह सकते हैं कि 51% ग्लोबल एक्सपोर्ट, 61% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 47% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और 40% पॉपुलेशन। तो ये जितने भी ब्लॉक है उसमें सबसे बड़ा ब्लॉक है। और इस साल भी उनका ऑलरेडी ट्रेड 11.2 ट्रिलियन डॉलर फर्स्ट 2 क्वार्टर में है। सो शायद वो 24.9 तक नहीं पहुंचे, पर काफी अच्छा खासा है। अब ये जो मीटिंग हुई है ये इंडिया, अमेरिका, चाइना और बाकी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इसका थीम है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कोई कंसेंसस होगा। जैसे पापा न्यू गिनी में 2018 में यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर की वजह से डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, पर इस बार वो कम्युनिक निकाल पाए हैं। और जो थीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीजनल कनेक्टिविटी, दूसरा हार्नेसिंग एआई ड्रिवन ग्रोथ एंड रोबोटिक्स, एंड थर्ड थिंग एक्सलरेट द ट्रांजिशन टुवर्ड द मोर रेजिलिएंट एंड प्रॉस्परस एशिया पैसिफिक। एक चीज उसमें इंडिया के लिए अच्छी है पूरे कम्युनिक में, कि दे आर वरीड अबाउट डेमोग्राफिक चेंजेस। अभी जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो हमारे जैसा मसला नहीं है। ये सभी कंट्री में जो आगे फ्यूचर में मैन पावर शॉर्टेज होगी, इंक्लूडिंग चाइना आफ्टर 10 years। सो बिल्डिंग सस्टेनेबल टुमारो, तो इसके लिए ये एक चीज इंडिया के लिए अच्छी है कि डेमोग्राफी हमारी फेवर में है। पर स्किल डेवलपमेंट एंड जो मैन पावर है एंड ओवरऑल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल
आगे हम क्या करेंगे उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करेगी। पुतिन नहीं आए, जैसे आपने कहा, तो दो लीडर नहीं थे। एक जी। पुतिन नहीं थे, और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के लिए बिहार इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत बड़ी चेंज होगी। ट्रम्प को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प को जो मिलता है वो एक ऐसी चीज है कि उनको मिलने से अच्छा भी होता है थोड़ा बहुत, पर ज्यादातर कंट्री के हेड ऑफ स्टेट जो उनको मिले हैं, एक्सेप्ट चाइना, सभी को कोई ना कोई दिक्कत तो हुई है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जापान और कोरिया के लिए। हाँ जी, हाँ। और ये जो पूरा डेवलपमेंट है, तो एक चीज हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में 1990s का जो एरा था, वो एक ट्रेड लिबरलाइजेशन का था। 2020s ये इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन था, और ये दोनों में आपेक का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पहले तो इंडिया की बात ही कर लेते हैं, बाद में हम ट्रम्प ट्रम्प की बात करेंगे, और ट्रम्प की विजिट एंड अदर ओवरऑल डिक्लेरेशन। एक चीज है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है आपेक का, क्योंकि इंडिया को वो साउथ एशिया और इंडियन ओशन में गिनते हैं। नेक्स्ट तीन जो मीटिंग हो रही है काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 2026 में चाइना चेयरमैन है, शेंजन में कर रहे हैं, उसके बाद वियतनाम है, और उसके बाद मैक्सिको है। तो एक नई टर्म आई है इसमें, फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग। सो सप्लाई चेन रियलाइनमेंट जो होगा, और डी रिस्किंग के लिए, तो इसीलिए इस मीटिंग में जो अगली मीटिंगें होगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। इस बार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, इन कंट्री ने भी पहली बार, कनाडा जी, काफी जोर शोर से आपेक में पार्ट लिया है। अभी तक कभी आपेक में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जी। कि पिछली कई मीटिंगों में हमने सुना नहीं होगा। अब इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई इनोवेशन, ग्रीन लो कार्बन ग्रोथ, और एआई डिजिटल, उसमें पर्टिकुलरली जो उनके कम्युनिके और उनका एजेंडा था, डिजिटल इकोनॉमी, क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्री। तो इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एंड साथ साथ जो हमारा इंटीग्रेशन इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इस सप्लाई चेन में करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली हमारा जो रीजनल एजेंडा है, तो साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए एक ब्रिज बन सकता है, और इसमें डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली इनको एंगेज करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए आइदर डीपर एंगेजमेंट, कि जिसमें हमारी अटेंडेंस हायर लेवल पे हो, एंड साथ साथ मेंबरशिप। मेंबरशिप इन्होंने 1997 से मॉरेटोरियम लगाया, फ्रीज किया है। इस तिमोर इस बार हुआ, पर और कोई कंट्री वो ऐड नहीं कर रहे हैं। सो ये एक इंडिया के लिए एक चैलेंज होगी कि आपेक का मेंबर बनने के लिए। तो ये अगले फ्यूचर में हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि आपेक की मेंबरशिप या हमारे एंगेजमेंट तो ये बढ़ाने तो चाहिए। दो बड़े ब्लॉक्स हैं, एपेक और आरसीएमई, क्या है वो, रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक, जो हाँ, इकोनॉमिक। आरसीईपी जो था, उसमें क्योंकि चाइना है, इंडिया हैज अवॉइडेड बोथ ऑफ देम बिकॉज इंडिया ऐसा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं पहुंचना चाहता जब मल्टीलैटरल है और जिसमें चाइना है। तो इसलिए इंडिया सीम्स टू बी गोइंग हर सबके साथ बायलैटरल में इंटरेस्टेड है, बेसिकली टू अवॉइड बीइंग इन ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। क्योंकि अगर वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लेता है जिसमें चाइना है, तो वो डरा हुआ है कि एकदम इंडिया की मार्केट में चाइना फ्लड हो जाएगा। सो दे आर वरीड कि इंडिया के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो ठप हो जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू compete विद चाइना, ये डर है। तो क्या आपको लगता है कि दे विल चेंज दैट पॉइंट ऑफ व्यू? ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए जो टाइम चाहिए वो था, हमने जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया किया था, कि जी। जिसमें हम 26% 2022 तक पहुंचने की हमारी उम्मीदें थी। अब वो 2035 तक किया है। तो इसके ऑल्टरनेटिव में हमने कुछ, हम स्पेशल यूनिटी हमें हमेशा रहे हैं। तो ब्रिक्स, क्वाड, क्वाड का अभी कह नहीं सकते कि ट्रम्प के आने के बाद, पर जी हाँ, जी हाँ। अगेन फ्यूचर में क्वाड तो स्ट्रांग होगा ही। आईपीएफ, और जो आपने कहा
तो हमने RCEP लिंक फोरम, ये सब में हम लुक ईस्ट पॉलिसी में, जिसमें 10 कंट्री है आसियान के इंपॉर्टेंट, जी तो हाँ। प्रधानमंत्री ने ये चीज अनाउंस की है कि 2026 आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर होगा, और ये 30 तक चलेगा। इनिशिएटिव अच्छा है, पर ये क्वाद की तरह एक उसको आगे बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी एंड पर्टिकुलरली कोस्टल रेजिलियंस, तो ये दोनों चीजों के लिए हमारे लिए RCEP लिंक फोरम और पॉलिसी चेंजेस, वी हैव टू कॉम्पीट। हमें खाली चाइना के फ्लडिंग का ही नहीं है, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड के वहां से भी ड्यूटी फ्री हो। तो हमने एक बीमस्टेक उसके लिए कोशिश की थी, पर मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना पड़ेगा। और ये पूरी कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है MSME को। जी हाँ। आप उनका डिस्कशन देखोगे तो MSME 3 या 4 बार उनको मेंशन किया है, और एजेंडा में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी MSME। तो MSME में AI इंटीग्रेशन करेंगे तो वो तो आसियान कंट्री में होगा। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि MSME में भी रिवॉल्यूशन लाके एक पूरा कॉम्पीट कर सके, क्योंकि हमारे ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ हो रहे हैं, EU के साथ होंगे। अब जो सिचुएशन है, इसमें कहीं WTO का नाम नहीं आ रहा है। वो तो तो ये खत्म हो पूरा गया। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। जी हाँ। आइदर यू डू बायलेटरल और मल्टीलेटरल, जी हाँ। ये दो ही चीजें है। तो ये जो पूरा सिचुएशन ट्रम्प के आने से चेंज हुआ है, तो हमें भी उसके लिए हमारी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, कंपटीशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये चीजें तो करनी पड़ेगी। उसमें एक चीज अनाउंस हुई है, HADR, आपदा राहत एंड जलवायु सहयोग एंड मानवीय सहायता। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि RCEP और IPEF, ये दोनों में इंडिया को अगले 3 या 4 साल में डीपर पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। और ये चीज अब 2030 हम कह सकते हैं, मैं 2035 इतना लंबा तो नहीं कहता हूं, पर 2030 तक 5 साल में आसियान कंट्री के साथ, एंड पर्टिकुलरली ये जो ट्रेड है, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बायलेटरल तो हम 10 कंट्री के साथ जो फोरम है अच्छी चल रही है, पर ये सब चाइना को ध्यान में रख के करने पड़ेगा। चाइना प्लस पॉलिसी आपने देखा कि चाइना प्लस पॉलिसी में वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश, ये सब कंट्री को फायदा हुआ। तो इसमें सर मैं आसियान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये बात तो हम सुन रहे हैं ना कि आसियान, आपको याद है 2 साल पहले एक आसियान प्लस इंडिया, आसियान प्लस चाइना, वो इस तरह होता था। फिर उसको उन्होंने आसियान प्लस ईस्ट एशिया समिट कर दिया, जिसमें अमेरिका भी आ गया इस बार। बट व्हेन आई लुक एट द ट्रेड, जब देखता हूँ लाइक बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्रीज, तो उसमें सिर्फ इंडोनेशिया के साथ थोड़ा बहुत लाइक 25-30 बिलियन डॉलर के करीब इंडिया का ट्रेड है। लेकिन चाइना का और अमेरिका का आसियान के हर कंट्रीज के साथ इंडिया से 10 गुना ज्यादा ट्रेड है। मतलब लाइक दे 10 टाइम्स बिगर देन इंडिया। तो आसियान के लिए लाइक व्हाट इज द अट्रैक्शन, कि इंडिया सिर्फ आके बातें करके चले जाता है एट दिस समिट, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 4 साल ये प्रोग्राम, 5 साल वो प्रोग्राम, एंड देन there is nothing on the ground to say कि भाई there is some movement in terms of challenge। मैं देख रहा था कि इंडिया की जो ट्रेड है वो वेस्ट एशिया से ज्यादा और ईस्ट एशिया से कम हो रहा है। मतलब इंडिया के जो बड़े पार्टनर्स हैं दे आर मोर लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, रादर देन ईस्ट एशिया। तो इसका कुछ आउट ऑफ सिंक नहीं लगता इंडिया इन ईस्ट एशिया कंपेयर टू से चाइना एंड अमेरिका? इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो मिडिल ईस्ट के साथ ज्यादा है, उसमें एक तो पेट्रोलियम है, और दूसरा NRI, इंडियन कम्युनिटी, जी हाँ। वो मिडिल ईस्ट में बहुत स्ट्रांग है। जी तो हाँ। ये ट्रेड के लिए काफी इजी रहता है। साउथ ईस्ट एशिया में दे आर एक्चुअली हैविंग सेम प्रोडक्ट, वो हमारा कॉम्पिटिटर है। जैसे हम्म। वियतनाम है, तो वियतनाम कॉम्पिटिटर है, और वियतनाम मिडिल इनकम में जाने का 2035 में जी हाँ। उनका प्लानिंग है, वो मिडिल लेवल इनकम बन जाएंगे। जी हाँ। थ्री जी हाँ। हंड्रेड बिलियन डॉलर का उनका ट्रेड खाली अमेरिका के साथ है। जी। सो हमें इस तरह की आइटम्स और
पर्टिकुलरली दो आइटम है उसमें ट्रेड में, आपने जो कहा उसमें, कि प्रेशियस स्टोन $436 बिलियन है और फार्मास्यूटिकल है $379 बिलियन। तो मशीनरी, तो तीन चीज में $1 ट्रिलियन का ट्रेड है। तो यहाँ इंडिया को एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सेक्टर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट एंड डी रिस्किंग, तो जी इंडिया इसमें बायोलेटरल और लुकिस्ट पॉलिसी में 10 कंट्रीज, ये सब जो आइटम्स है इसमें इंडिया में स्ट्रेंथ है। बाकी आइटम में एमएसएमई जैसे मैंने कहा, तो उसमें एआई एप्लीकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड पर्टिकुलरली ये जो डेमोग्राफी का चेंज हो रहा है, तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट को स्पेसिफिक सेक्टर में एंड स्पेसिफिक स्किल मैन पावर, यदि हम इस तरह के उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं तो हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा। क्योंकि पीटीपीपी एंड आरसीईपी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कंपटीशन तो रहेगी। पर जो जैसे मैंने कहा ट्रेड मॉडल चेंज हो रहा है और उसमें उन्होंने कहा है कि टैरिफ रिडक्शन एंड मार्केट एसेस, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डिजिटल, फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक एंड पर्टिकुलरली रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल ट्रेड। तो इसमें ये एग्रीमेंट करने पड़ेंगे और पर्टिकुलरली हमारे मिडल जो एसएमई एंड एमएसएमई सेक्टर है, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि जर्मनी है, यूरोप है, 40% एक्सपोर्ट ये सेक्टर से होता है। तो हमारा जी मैन्युफैक्चरिंग बेस जो 16 से 13 पे आ गया है वो 25 तक लाना पड़ेगा। और उसमें साथ में एआई के साथ, जो हम डिजिटल में हम बात करते हैं पर वो डिजिटल, और एमएसएमई में डिजिटल और एआई एप्लीकेशन। आज आप देखोगे आजकल तो कोई भी कंपनी है वो एआई एप्लीकेशन आईपीओ निकालेगी या कुछ भी, लेंस कार्ड का तो आजकल बहुत वो चल रहा है। जी हाँ। तो एआई एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए रातों रात तो होगा नहीं, तो 2 या 3 साल में गवर्नमेंट को स्पेसिफिक पॉलिसी इंसेंटिव के साथ ये चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आज आपने सही कहा कि मिडिल ईस्ट में हमारा ट्रेड बहुत है पर साउथ ईस्ट एशिया में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बिम्स्टेक को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है क्योंकि ये जो रीजनल ब्लॉक है ये अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि पहले डब्ल्यूटीओ था, पूरा 25 के बाद सिस्टम ही चेंज हो रहा है। और जी हाँ। इसमें अब हम यदि देखें तो जैसे आपने कहा कि जी ट्रम्प मीटिंग में आए पर वो चले गए, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी चीज हुई है कि जो मैंने जैसे पहले कहा कि आपेक पूरा जो नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके सेंटर में है। तो ट्रम्प ने जी को एक कहते एक वर्ड ऐसा दे दिया कि अब इकोनॉमिक जेट गेस्ट पहले की तरह नहीं है। कार्ने जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, जी हाँ। मैंने कहा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इट इज एंड ऑफ रूल बेस्ड फ्री ट्रेड। जैसे मैंने कहा डब्ल्यूटीओ, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी कंट्री। अब ट्रम्प को साउथ कोरिया ने क्राउन तो दिया, साइला डायनेस्टी का, तो उनको क्राउन तो मिल गया, पर कह सकते हैं कि जी वॉज द किंग जी हाँ, देयर वाज नो ऑफ डाउट अबाउट इट। आपेक मीटिंग। तो सर, एक ट्रम्प क्राउन इंटरेस्टिंग बात मिला। ये है कि कार्नी जब वापस आए फ्रॉम एपेक की समिट से, आई डोंट नो वेदर यू सॉ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो कनाडा के रिपोर्टर्स आर नॉट एज एग्रेसिव एज अमेरिकन रिपोर्टर्स, लेकिन उनकी पुरानी जो उन्होंने चाइना को एज ए थ्रेट, चाइना एज ए डिस्टरप्टर, वो सारी जो चाइना की जितनी भी उन्होंने निंदा की थी वो पूरे स्टेटमेंट वो निकाल कर कह रहे थे, आप तो कैंपेन में ये कह रहे थे, अब जाके शी के कदमों में गिर गए। बिकॉज के ट्रम्प तो, बिकॉज कनाडा इज इन रियली बैड पोजीशन ना, 75% ट्रेड उसका अमेरिका के साथ है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ का अब तो बात भी नहीं करना चाहते हो कनाडा से। तो द पॉइंट इट सीम्स टू बी कि अब दुनिया में सिर्फ दो दो जगह रह गए। एक रह गई या तो वॉशिंगटन या बेजिंग, उसके अलावा और कोई दूसरा किबला नहीं रहा। तो चाइना को प्लेटर पे मिल रहा है, जी हाँ। यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, इवन जापान, ये जो जी नहीं चाहता है, और कनाडा। तो ये एक चीज हुई कि जो वर्ल्ड है उसमें चाइना ने
एक कह सकते हैं कि अमेरिका जो अभी तक स्टेबिलाइजिंग फैक्टर था, वो जगह अब चाइना को बिना कुछ किए ऑन द प्लेटर मिल रहा है। और ये ट्रम्प ने आपेक में किया। मीटिंग उन्होंने पूरी अटेंड नहीं की, बेजेंट को छोड़ के गए। अब बेजेंट का तो आपको, जो अमेरिका में भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, तो आपेक में वो क्या करेंगे, वो बहुत ही मुश्किल है। या और चाइना ने एक और भी अच्छा अनाउंसमेंट किया कि यूएस विल अबाइड बाय मॉरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग, कि जो टेस्ट ban ट्रीटी के लिए ट्रम्प बोल के गए थे। तो जिन्हें मीटिंग काफी लंबी चली, 1 घंटा 40 मिनट पर, मीटिंग में जो आउटकम है उसमें एक चीज कह सकते हैं कि आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, तो ट्रम्प बहुत ही खुश थे। उन्होंने ट्रूथ में लिखा कि चाइना विल बाय अवर एटॉमिक एनर्जी, जी इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर, वेरी गुड फ्रेंड, ग्रेट लीडर। पर आपने देखा होगा जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। स्टैंडिंग लाइक जैन बुद्धा, स्टोइक खड़े थे दोनों के। आप वीडियो देखोगे, वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, वो स्माइल भी नहीं कर रहे हैं, इवन फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ओवरऑल मीटिंग में ऐसा लग रहा है कि चाइना ने कहा कि गुड, वी ऑल्सो वांट अमेरिका ग्रेट, देयर इज अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर कोऑपरेशन। उन्होंने 3 चीज कही: इलीगल इमिग्रेशन, जिसका मेरे मुझे लगता है कोई रिलेवेंस नहीं था, टेलीकॉम फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो ट्रम्प ये मीटिंग को 10 पॉइंट स्केल में 12 पॉइंट मानते हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो 12 में से 10 निकाल दे तो 2 पॉइंट तक उसको स्केल पे रख सकते हैं कि मीटिंग वॉज गुड फॉर चाइना। उन्होंने रेयर अर्थ के लिए भी कोई कमिटमेंट नहीं किया है। जी हाँ। उन्होंने कहा एक एक साल के लिए, उन्होंने कहा कि अब, और ट्रम्प ने अप्रैल में अपनी विजिट भी अनाउंस कर दी है। तो ये सब देखते हुए लगता है कि दोनों ग्रेट कंट्री तो अभी है ही, अमेरिका भी नंबर 1 है, वो नंबर 2 है। पर जो कह सकते हैं कि चाइना का जो लास्ट स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चाइना नेवर स्ट्राइकिंग फर्स्ट बट ऑलवेज स्ट्राइकिंग बैक। और हम ये कह बिल्कुल। सकते हैं एस इन द हॉल, चाइना के पास है रेयर मेटल। और ये जो मीटिंग के बाद कोई ऐसा गारंटी नहीं कह सकते कि चाइना अमेरिका के रिलेशन में, मुझे लगता है कि ट्रम्प फिर से जो टाको टर्म यूज करती है अमेरिका में ज्यादा, वो सब मीडिया, अगेन ट्रम्प हैज टू टेक बैक एंड चिकन आउट, क्योंकि चाइना लग नहीं रहा है कि अगले 3-4 महीने में कोई बड़ा चेंज करेगा पॉलिसी में। सर, ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स की बात की है, तो इस ट्रिप में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 अग्रीमेंट साइन किए विद विद कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम। फिर इसके बाद जापान में जाके फिर वहां पर अग्रीमेंट साइन किए। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ तकरीबन $8.9 बिलियन का रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स का डील साइन की। उससे पहले आपको याद होगा यूक्रेन के साथ भी डील यूक्रेन की। साथ कर रहे हाँ थे हाँ, और फाइव यूक्रेन हंड्रेड के, बिलियन डॉलर लेकिन वो सारे के सारे अब रशिया के टेरिटरी में आ गए हैं वो, जो अमेरिका क्या। के लिए वो माइंस रखे हुए थे। बट व्हाट अमेरिका हैज डन के तकरीबन 7 नए, पिछले 3-4 महीने में 7 डीप अग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए हैं टू इंक्रीज रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह। और मैं जाके देख रहा था कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ये रेयर अर्थ, अमेरिका इज एक्चुअली नॉट बैड। ये ना 12% है अमेरिका का शेयर, एज कम्पेयर टू चाइना विच इज 68-69% है। मैं देख रहा था कि इंडिया ने इतने पिछले 6 महीने में कोई एक सिंगल अग्रीमेंट नहीं साइन किया ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह। और अफ्रीका में जो डील हुई वो सारे कंट्रीज के पास नहीं है। मैं जाके देख रहा था उन कंट्रीज के पास कोई रिजर्व नहीं है। इवन यूरोपियन यूनियन ने भी कोई नए अग्रीमेंट्स नहीं। तो दे हैव लेफ्ट द फील्ड टू डोनाल्ड ट्रंप। वो बेसिकली जो चाइना के पास नहीं है उस पर अमेरिका अब कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड के व्हाई डीसी नॉट, मतलब दिल्ली में ऐसी कोई अर्जेंसी क्यों नहीं है अबाउट द मैग्नेट्स। और स्पेशली क्योंकि ईवी अगर बढ़ना है, सोलर एनर्जी, ये सारी की सारी फ्यूचर की सारी टेक्नोलॉजी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ में ये है कि इंडिया ने भी चाइना के साथ सप्लाई एग्रीमेंट जी मीन्स हाँ। लॉन्ग टर्म नहीं है,
वो रेयर अर्थ में एक डिपेंडेंसी है ना। दिक्कत है कि जी जो भी सप्लाई है 80% वर्ल्ड का सप्लाई चाइना कंट्रोल कर रहा है। जी उनके एग्रीमेंट अफ्रीका और सभी कंट्री के साथ है। ट्रम्प की विजिट अब जिसके मलेशिया गए थे, उन्होंने जी थाईलैंड और मलेशिया के साथ क्रिटिकल मिनरल का किया है। जी हाँ पर दे आर नॉट वेरी बिग, उनके पास इतना कोई बड़ा रिसोर्स नहीं है। उन्होंने जापान के साथ भी किया है, जी हाँ। तो वो सप्लाई और उसका करेंगे। तो तो रेयर अर्थ मेटल में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि रेयर अर्थ मेटल ग्रीनलैंड में है, वो कनाडा ग्रीनलैंड ने है, वहाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी है और कनाडा ऑस्ट्रेलिया में। में है। अब ऑस्ट्रेलिया चाइना के साथ संबंध काफी जी इंप्रूव हाँ कर रहे हैं। जी हाँ इंडिया के पास लद्दाख और बाकी जगह पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जी तो अफगानिस्तान में चाइना ऑलरेडी कॉपर माइंस उनका नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। जी हाँ। तो ये, अब ये सब के बावजूद भी यदि हम कहें तो प्योरिफिकेशन 90% चाइना कंट्रोल करता है। सर तो वो यदि प्योरी प्योरिफिकेशन इट सीम्स इट इज सो डिफिकल्ट, मैं उसकी तफसील थोड़ा वेरी डीप में पढ़ा। डिफिकल्ट एनर्जी। नॉट तो ओनली दैट, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी मशीनरी भी वो है, भी वो भी चाइना ही बनाता है। वो चाइना के पास है। 15 में से 13 जो यूनिवर्सिटी है जी हाँ रैंकिंग में, वो चाइना की है। हमने पहले एक जी बार डिस्कस किया। जी हाँ सो रेयर अर्थ मेटल में 90% प्योरिफिकेशन, 80% रिसोर्सिस, जी हाँ। प्लस स्किल मैन पावर। तो इसमें इमीडिएटली कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा ना कि एस चाइना के पास है। वो हर एक कंट्री के साथ रेयर अर्थ मेटल में दिक्कत हो रही है। पर यूरोपियन यूनियन शायद जल्दी कर सकता है, पर उसमें भी दो चीजें हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एंड दूसरा उसमें जो है कि प्योरिफिकेशन प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये टाइम लेगा। तो कोई भी कंट्री किसी के साथ भी एग्रीमेंट करे, उससे बहुत बड़ा चेंज ग्लोबल नहीं है। मार्केट में आएगा नहीं। हाँ क्योंकि ट्रंप ने जो विजिट की, तो उसमें उन्होंने थाईलैंड और मलेशिया के साथ किया ट्रेड एग्रीमेंट, कंबोडिया, वियतनाम और ब्राजील के साथ किया। पर यदि जापान के साथ भी उन्होंने कहा कि न्यू गोल्डन एज, रेयर अर्थ मेटल सिक्योरिंग, तो ये सब चीज देखते हुए ऐसा कोई किया है, अनाउंसमेंट भी हुई है, पर कोई बड़ा चेंज इमीडिएटली आने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं और ये जो फोरकास्ट देख रहा था सर कि प्लीज। हाँ 2030 का यानी आज से तकरीबन 4 साल के बाद, सो दे आर सेइंग कि चाइना का शेयर विल गो डाउन फ्रॉम 70% जो प्रोडक्शन में है, 50-40। हाँ 255 तक चले जाएगा, 55% हो जाएगा। और उसके बाद देख रहा था मैं, यूएस का वही 10-12% से ज्यादा नहीं, इंडिया नहीं 3%। है, सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरा मिलके 45%, चाइना विल स्टिल रिमेन 55% का। रिमेन, दे विल रिमेन। हाँ, मोनोपोली तो नहीं होगी लेकिन डोमिनेशन तो रहेगा, मतलब इन दैट वो इन। तो रहेगा ही। वो तो जैसे अब ईआई में हो रहा है, जी हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो रहा है, तो डोमिनेंस तो रहेगा। तो इसलिए ऑल्टरनेट सप्लाई चेन हर एक कंट्री को ढूंढनी पड़ेगी। अब जो जापान गए थे ट्रम्प, वो विजिट बड़ी फनी रही है। आपके मीडिया में तो बहुत चल रहा है। जी हाँ उनकी उनकी वॉक, जी हाँ उनका जॉर्ज वॉशिंगटन पे उन्होंने जब बातें की है, तो ये सब चीजों से अब ये इम्पोर्टेंट है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है, वो ओनली लेडी, ये 14 जो लीडर थे बड़े, सी वॉज द ओनली वुमन। एंड ये पहली बार जापान में कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, जो अभी अमेरिका में नहीं हो पाया। और जापान बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है। जी हाँ उन्होंने ट्रम्प को, अब मैं अच्छी टर्म यूज करूँ तो, किंडरगार्टन के कोई बच्चे को टीचर लेके चलते हैं ऐसा लग रहा है। वो कई बार वियर्ड ऑफ हो गए थे। जो आकासाका 28 अक्टूबर पैलेस में मीटिंग हुई थी, और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन में उन्होंने जो स्पीच दी है, वो आपको कहीं और लीडरों की भी स्पीच याद कराएगा कि मैग्नेट से ये होगा, इससे बाहर मैग्नेट और पानी का। तो ये सब चीजें, उसे एक स्पीच पूरी रैम्बलिंग थी। रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी है। ट्रम्प को कैसे हैंडल करना है ये सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि ये कोरिया ने भी किया है, जापान ने भी किया है, ब्रिटेन ने भी किया। ये जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, वो शिंजो आबे उनके प्रोटेजी है। जी हाँ। और उन्होंने उनको, ट्रम्प को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने के लिए भी कहा। उन्होंने ये भी वहां न्यूज में उनके जापानीज में आया कि शिंजो आबे ने भी पहले कहा था मरने से पहले
तो उनको एक गिफ्ट दी गई है, शिंजो आबे का पुटर दिया गोल्फ का, और साथ में एक गोल्ड का गोल्फ बॉल दिया। तो जी हाँ। ट्रम्प को उन्होंने किंग से मिले तो इस तरह ट्रीट किया कि उनको नोबेल प्राइज, एक अच्छी गिफ्ट, गोल्डन। और सर बट शी इज ऑल्सो वेरी ट्रम्प लाइक, मतलब जो साने तकाशी हैं, शी इज जैसे जापान फर्स्ट उस तरह की है। शी इज ऑल्सो वेरी मच लाइक अ राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर की तरह हैं। सो दे आर सेइंग कि इडियोलॉजिकली देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन ट्रम्प एंड हर। मतलब वो आप कह सकते हैं कि शी इज एशियाज जॉर्जिया मेलोनी। ही इज वेरी टफ या एंड वेरी क्लियर हेडेड। जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया उसके बाद उनको निकाल दिया गया। तो सर तो जो सच। जापान में उन्होंने बात की है वो $650 बिलियन, ये ट्रम्प के आपने पहले के जो ट्रेड एग्रीमेंट किए जी या हाँ। उसी तरह का है जो हमने पहले भी बात की थी जब उन जापान का ट्रेड एग्रीमेंट था। नाउ जापान इज बैक ट्रेकिंग। मैंने कहा नहीं, एवरीवन इज बाइंग टाइम। वो कहते हैं शिप बिल्डिंग हम नहीं कर सकते, $650 बिलियन हम कंट्रोल करेंगे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर, उनके बैंक, उनके बिजनेसमैन, ये जी $650 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है वो लगता है धरातल में आने के चांसेस बहुत कम है। और ये वी आर वेटिंग के ट्रम्प खत्म हो गया, ट्रम्प का हाँ, टर्म चले गया तो शायद वी मे नॉट हैव टू लूज सो मच इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स करें तो करें कहाँ, मतलब करे कहाँ और और क्यों करें। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें यही चीज साउथ कोरिया में भी हुई है। वहां उनके साथ $350 बिलियन का ट्रेड डील हुआ है कि जिसमें उन्होंने कहा था 200 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे और $150 बिलियन शिप बिल्डिंग। जी तो साउथ कोरिया ने भी अभी तो हाँ कहा है। तो ये सब चीजें क्या होता है, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये ट्रम्प के 2 AM वाले ट्विटर है। और इस ट्विटर के बाद जो होता है वो हमेशा कुछ और ही चीजें हो सकती है। और आप ये देखिए कि कोरिया ने भी उनको बहुत ही अच्छे तरह हैंडल किया है। उन्होंने सिला किंगडम का क्राउन का रेप्लिका दिया, जैसे मैंने कहा कि जी हाँ। वो, और साथ में उनको ऑर्डर ऑफ मुगवा, सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दे दिया। एक चीज खाली उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, वो जो किम जोंग यून को मिलना चाहते थे और जी उन्होंने ये एयरफोर्स से कहा था पर वो नहीं हो पाया। पर फिर भी मेरे ख्याल से ट्रम्प के लिए 3 चीजें तो अब हर एक कंट्री को याद रख लेनी चाहिए। एक तो उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए। दूसरा, उनको गोल्डन अच्छी, जैसे अब आप देखिए कि वहाँ मिडल ईस्ट में भी उन्होंने कहा है कि मैं 1.5 ट्रिलियन लाऊंगा। वो कंट्री की जीडीपी इतनी नहीं है। सत्तर तो वो के, हाँ इन्वेस्टमेंट देखो। होने का तो उनकी फिगर में बिलियन ट्रिलियन, अब वो पहले हमने लास्ट टाइम 8 ट्रिलियन कहा था, अब 17 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। जी हाँ तो जी हाँ। मुझे लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन तक वो कहेंगे मेरे अमेरिका में $35 ट्रिलियन का जी इन्वेस्टमेंट लाऊंगा। और जो आपने कहा वो एकदम सही है कि अभी आप 3 इलेक्शन आ रहे हैं, एक तो न्यू जर्सी का है, वर्जीनिया का है और न्यूयॉर्क का मेयर का। जी। तो उसमें लग रहा है कि तीनों हारेंगे मामला रिपब्लिक। नहीं जीत रहे हैं। जी वर्जीनिया में भी कुछ हालत अच्छी नहीं है और न्यू जर्सी में तो खराब। उसके बाद एक और चीज हुई है अमेरिका में जो आपने देखी होगी कि एक कांग्रेसमैन ने रिजाइन कर दिया जी जी हाँ जी हाँ। कोलोराडो फोर से, जहां बेबट जाने वाली थी, तो वो एक सीट कम हो जाएगी। मार्गरेट ट्रीन भी है उसके अगेंस्ट है, 21 सौगंध विधि नहीं करा रहे हैं। तो मेजोरिटी चली गई तो ये टैरिफ और ये बाकी सब प्रॉब्लम से लोगों को राहत मिलेगी। और इसके लिए मार्च या अप्रैल तक राह देखनी पड़ेगी। लग ऐसा रहा है कि मिड टर्म में मेजोरिटी कांग्रेस में रिपब्लिक पार्टी के लिए लाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सर ये जो जो हमारी गवर्नमेंट भी बंद है पिछले एक महीने से ज्यादा हो गया है, और आई थिंक अगले हफ्ते तक इट विल बिकम द लॉन्गेस्ट, मतलब इससे पहले ट्रम्प का ही रिकॉर्ड था 35 दिन का कि गवर्नमेंट बंद थी। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि कई ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिनकी, जो यंग बच्चे हैं जो पिछले 5 से 10 साल से काम कर रहे हैं इन द गवर्नमेंट, उनके लिए दिस इज बिकम वेरी डिफिकल्ट। इतनी सेविंग्स नहीं होती आपके पास के 3-4 महीने आप विदाउट, बिकॉज देखिए अमेरिका में लोगों की जो 2-3 बड़े खर्चे होते हैं। एक तो कॉलेज लोन होता है, दूसरा मॉर्गेज होता है, और तीसरी गाड़ी, मॉर्गेज, और तीसरी गाड़ी का तो इमीडिएट। गाड़ी ईएमआई।
अगर आपकी तनख्वाह $5,000 है तो यूजुअली $3,000 तो इमीडिएटली चले जाते हैं। ऑन डे वन दे हैव टू गो मॉर्गेज और गाड़ी और कॉलेज के लोन में। तो अब ये बच्चों के पास 3 4 5 महीने के लिए 15 20 हजार डॉलर ऐसा सेफ अगर नहीं है तो दे आर इन ट्रबल। क्योंकि क्या होगा, उनकी या तो कार चली जाएगी या घर चले जा सकता है। दे आर दे आर वेरी वरीड अबाउट दिस। और इसमें से ऐसे कई लोग हैं जो इनको फूड स्टैम्प्स वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं, तो देर इज गोइंग टू बी सम एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट। और अगर डेमोक्रेट्स चिकन आउट नहीं होते ना, तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप कुड बी इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट शटडाउन भी उनको नेगेटिव असर करेगा, क्योंकि 70% अमेरिकन आर नाउ अनहैप्पी विद दिस शटडाउन। जी। ये आपकी बात एकदम सही है कि शटडाउन से एक तो मेडिकेयर सबसे इम्पोर्टेंट, तो जी हाँ कि जी वो हाँ। जो 100 200 या 400% $4,000 तक इंक्रीज हो जाएगा। फूड स्टैम्प जो आपने कहा वो भी इम्पोर्टेंट इश्यू है। और सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू ये है कि एक बैकलैश बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल इमेज है वो। बाइडेन, आपको याद होगा कि बाइडेन की एक गलती के लिए CNN के एंकर ने पूरी किताब लिख दी है। और हाँ सब हाँ। यही उसको पूछ रहे हैं कि ये इन्होंने किताब लिखी तो अब ये कहाँ सो गए हैं। तो ओवरऑल इमेज खराब हो रही है। दूसरी नॉर्मन चीज मैक, की हाँ जी हाँ, वो मेरी दोस्त है वो सीएन की। जो भी है अच्छा जी है, पर उनको बताना चाहिए तो उनको रामायण लिखने के बजाय महाभारत लिखना पड़ेगा। जी और हाँ। दूसरी चीज ये है कि ये जो टैरिफ है उसकी कोई इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। तो ये जो प्राइसेस बढ़ रही है, आज आपने देखा होगा कि अमेजोन ने मिड टर्म मैनेजर निकाल दिए, तो जॉब लॉस काफी हाई है। फूड स्टैम्प, मेडिकेयर, तो बैकलेस बढ़ता जा रहा है। और पर्टिकुलरली फार्मर्स, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कि जी जो हाँ। रेड स्टेट के फार्मर्स है उनकी हालत और खराब होती जा रही है। तो वो ये सब चीजें का मिले थे कि हेडी कॉकटेल बनता है। इतना जब नांसी पेलोसी बनी तब भी खराब हालत नहीं थी। मामदानी जीत रहे हैं तो वो एक दूसरी चीज है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अभी तक जो कुंभकर्ण की नींद में थी वो जाग गई है, और उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो लेकिन ये जो एक चीज लीडरशिप और है हो सर। रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी पहले से ज्यादा रेडिकल, और दे विल सो द स्पाइन। दूसरी चीज ये है कि ओवरऑल अमेरिका में देखा जाए तो भी जो टैरिफ की वजह से और इम्पेक्ट आनी है वो अब आनी शुरू होगी। अभी लेकिन तक सर जो था जो वो चाइना की साथ ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट नहीं आया था। लेकिन तो सर जो ओवरऑल देखा जाए तो मिड टर्म बहुत ही मुश्किल रहेगा। और ट्रम्प का जो रेटिंग है वो फर्स्ट टर्म से खराब तो है, पर अमेरिका की हिस्ट्री में कोई भी प्रेसिडेंट से ज्यादा खराब है। तो ये जो उन्होंने व्हाइट हाउस का डिमोलिशन किया और हेलोविन मनाई है, वो मुझे वो लगता भी है कि सिंबॉलिक है कि नहीं, वो उन्होंने अपनी अमेरिका की लेगेसी पब्लिक। छोड़ के जाना चाह रहे हैं। ही इज लीविंग एन, मतलब अब तो वो परमानेंट निशान हो जाएगा ना अमेरिका में, हाँ, जब वो तो रहेगा। हमेशा हिस्ट्री में रहेगा। वो और इट इज माउंट रुशमोर पे जो बिगेस्ट। अपना स्टेच्यू बनाना चाहते थे, जी हाँ जी अब हाँ। मुझे समझ में नहीं आएगा इसके बाद उनका कहाँ स्टेच्यू बनेगा और क्या होगा। लेकिन सर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो पोलिंग हो रही है, अगर जब पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से आप खुश हैं या नहीं हैं, तो -15% है। यानी जो डिसअप्रूवल है वो 55 के ऊपर है। अप्रूवल रेटिंग्स आर 39 40 के करीब हैं। यानी 15% का गैप है अप्रूवल और गैप है। डिसअप्रूवल। तो दे आर अनहैप्पी। अगर टैरिफ के पॉलिसी के बारे में पूछते हैं, गवर्नमेंट शटडाउन में पूछते हैं। लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी को छोड़कर अगर आप पूछते हैं कि डू यू ट्रस्ट द डेमोक्रेट्स, तो डेमोक्रेट्स में वो ज्यादा ट्रस्ट ही नहीं है पब्लिक का। और फिर जो स्पेसिफिक पॉलिसीज है ना, डू यू ट्रस्ट डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ऑन इमिग्रेशन, डू यू ट्रस्ट डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ऑन डिफेंस, ऑन इकोनॉमी, तो उसमें रिपब्लिकन्स आर डूइंग स्टिल बेटर देन डेमोक्रेट्स। और ये जो जेरीमैंडरिंग कर रहे हैं ना, ये टेक्सास वगैरह में सीटें बढ़ाने की कोशिश जो कर रहे हैं ये, तो उससे इट इज पॉसिबल कि ट्रम्प माइट होल्ड द हाउस, बट सेनेट का नहीं बोल सकते कि क्या होगा। तो नहीं, उसमें ये ना कि कैलिफोर्निया में दे अब विल चेंज द लॉ, जो जी टेक्सास हाँ। में हुआ तो। और दूसरी चीज ये है कि जो उनके कांग्रेसमैन 5-10% वाले हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जी हाँ। डेमोक्रेटिक पार्टी में मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क इलेक्शन के बाद काफी चेंजेस होंगे। और दोनों लीडर, माइनॉरिटी लीडर,
उनकी जो इजराइल पॉलिसी है, तो आप देखोगे कि 60% यंग जूस आर सपोर्टिंग ममदानी। जी हाँ, सेम जी हाँ। थिंग्स आर हैपनिंग इन अदर स्टेट। ये शुमर तो और डेमोक्रेटिक हरीश, पार्टी में कुछ चेंज होगा बड़ा। ये हैव टू गो, मतलब बहुत ही, मतलब उनको देखे तो मुझे क्या बताऊं सर, शुमर की तस्वीर जब आती है तो मुझे तो खै आ जाती है। दैट मैन इज बीन ऑफुल, नॉट गुड फॉर द यूएस एट ऑल। हकीम जेफरीज भी एटलीस्ट लास्ट में जाके ना, उसने 2 दिन पहले एंडोर्स किया टू ममदानी, लेकिन शुमर ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया ममदानी को, ना दूसरी जिली ब्रांड जो 2 सेनेटर्स हैं। तो आप अपने ही पार्टी के विनर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन सम फॉरेन कंट्री। ये नहीं, बैकआउट उसका होने वाला है। उसका रीजन आईपाक है और कुछ हाँ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड नाउ देयर इवन $4 million, $5 million, कितना पैसा किसको मिला है, वो सब चीजें अब ये जो पब्लिक नॉलेज में पहले से है। नहीं, ऑफिशियल पहले फिगर है इतना। ना, अमेरिका में जो तो वो पैसे। दिक्कत हो रही है डेमोक्रेटिक पार्टी को, और पर्टिकुलरली आपने कहा हकीम जाफरी, ही हाँ है, ही जी हाँ, हैज टू एंडोर्स, बिकॉज वो जहां से जीतता है वो वह सारे के ममदानी की सारे 15% बिल्कुल लीड है। बिल्कुल सो ही बिल्कुल। में लूज इवन हिज कांग्रेस सीट, हाँ वो तो जाएगी, प्रोबेबली इन प्राइमरी, जैसे कि ये कुमो के साथ हुआ, वो उसके साथ हो सकता है। उसके तो साथ मैंने होने कहा वाला कि है। न्यूयॉर्क इलेक्शन के बाद वी कैन इट्स गोइंग टू एक्सपेक्ट बी समथिंग चेंजेस। बेटर फ्रॉम डेमोक्रेट, और वो चेंजेस आ रहे हैं। और हाँ पर्टिकुलरली आप देखोगे तो ईओसी और सैंडर्स, उनकी मीटिंगें बहुत अच्छी जा रही है ऑल ओवर हाँ, अमेरिका। बिल्कुल सर। आपसे बात करके बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच। इतना इंफॉर्मेटिव एंड डीप डिस्कशन था, एंड इंशाल्लाह आपसे फिर अनकरीब बात करेंगे जरूर। और आई आई थिंक कि इंटरनेशनल अफेयर्स में तेजी से चीजें बदल रही है, एंड वी विल सी के बिहार के इलेक्शन के बाद क्या इंडिया वापस एंटर्स द इंटरनेशनल फील्ड, या हर मीटिंग से इंडिया गायब रहेगा। बिकॉज अगर आप नोटिस करें कि डॉक्टर जयशंकर इज नॉट गेटिंग द अटेंशन जो पहले उनको मिला करता था, सो ही इज नॉट द सुपरस्टार। और अगर बड़ी मीटिंग्स में मोदी जी नहीं जाते हैं तो जयशंकर कैन नॉट, फॉर एग्जाम्पल, कैन यू इमेजिन कि ऐसा कॉरिडोर में या किसी पैनल के बाद अगर शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन खड़े हुए हैं, तो मोदी जाके उनसे मिल ले सकते हैं, इनसे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप गाइस बोल के वो वहां खड़े होकर उनसे बात कर सकते हैं। बट जयशंकर कांट डू दैट, बस वो दूर से ही खड़े रहना पड़ेगा उनको। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द एब्सेंस ऑफ मोदी की ये जो इनफॉर्मल नेटवर्किंग जो हो रही है ये कॉन्फ्रेंसेस में, उसमें से इंडिया इज बीइंग एक्सक्लूडेड आई थिंक, एंड वो वही उसकी बात, फिक्र है। ठीक है कि ये अब ये स्टार की बात है, जैसे आपने कहा ना कि नॉट नो, तो ग्रह दशा पे डिपेंड करता है। लेट अस होप कि विद इन 3-4 मंथ्स जी थिंग्स हाँ, विल बी बेटर। जी हाँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सुबह के